हेलो दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आपकी बायो टीचर शुभम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से 10th क्लास का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि आज 10th में क्या पढ़ेंगे। तो 10th का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जीवन की प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम बोलते हैं हम लोग। अब जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो प्रक्रियाओं से ये समझना होता है कि आखिर वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हम लोग जैव प्रक्रिया में रख देते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि हमारा जो एक जीवन काल होता है, वो जीवन काल सिर्फ जीवन काल ना होकर उसमें कई प्रक्रियाएं चलती हैं। वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पहला पोषण, दूसरी अगर हम बात कर दें तो पाचन, तीसरा अगर हम बात करें तो श्वसन, फिर जो है कि परिसंचरण, फिर उत्सर्जन। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिनको कि हम बारी बारी से इसमें समझेंगे। तो ये वीडियोस जो होंगे वो पार्ट पार्ट में होंगे, लेकिन सारे के सारे पार्ट इंटरेस्टिंग होंगे, अच्छे होंगे। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से इसको देखेंगे और अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ। बाकी तो शुभम क्लासेस में जो है कि नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो आप शुभम क्लासेस में हैं तो जाहिर सी बात है आपको नोट्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पोषण है क्या। अगर हम पोषण की बात करते हैं तो वो सारे जरूरी तत्व, वो सारे जरूरी मिनरल्स, वो सारे जरूरी जो है कि पोषक तत्व जो हमारी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो शरीर द्वारा अवशोषित कर लेना ही पोषण होता है। क्यों अवशोषित करता है? ताकि आपके शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सही से चल पाए। मतलब ये जो पोषण है, पोषण के जरिए ही ऊर्जा प्राप्ति होती है, और ये जो ऊर्जा प्राप्ति होगी उसी से तो हमारी बॉडी चलेगी। मतलब हम चलेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे, कोई भी चीज़ ऊर्जा के बिना तो कोई काम पॉसिबल है नहीं। तो ये पोषण का मतलब भी हो गया कि शरीर में उपस्थित खाद्य पदार्थों से अपने लिए शरीर द्वारा जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोषण होता कितने प्रकार का है। तो पोषण दोस्तों जो हम लोग देखते हैं मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। पहला जो हम लोग बोलते हैं स्व पोषण, और जो दूसरा हम बोलते हैं वो बोलते हैं विषम पोषण। अगर आप चाहो तो इसको विषम पोषी भी, लेकिन विषम पोषी में वो होते हैं जो कि भाई इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो विषम पोषी में वो होते हैं जो अपना भोजन इनसे प्राप्त करते हैं। तो आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि स्वपोषण की बात कर लेते हैं। स्वपोषण वो पोषण होता है जिसमें कि जो एक जीव है वो अपने ऊपर निर्भर होता है, कि मतलब खुद से भोजन बनाना और खुद से ही उससे ऊर्जा करना क्या हो जाएगा, पोषण। अगर हम इस स्वपोषण में देखें तो स्वपोषण में क्या होता है, खुद पर निर्भर होना, खुद से ही भोजन बनाना और खुद ही उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही स्वपोषण होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि स्वपोषण ऐसा कौन कौन से जीव हैं जो कि स्वपोषण कर सकते हैं। तो अगर हम स्वपोषण की बात करते हैं तो स्वपोषण में कौन आएगा, वो सब आएंगे जिनके पास की पर्णहरिम होता है। अब पर्णहरिम किन के पास होता है, तो पर्णहरिम हम लोग ध्यान देंगे तो हरे पौधों के पास होता है, शैवाल के पास होता है। तो ये सारे जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, स्वपोषण में हो जाएंगे। मतलब अगर स्वपोषण का एक डेफिनेशन देना हो तो स्व मतलब होता है खुद या स्वयं, और पोषण मतलब होता है एक लेवल या एक हम बोल सकते हैं एक जो है कि स्टेज जहाँ पे कि कोई जीव किसी पर निर्भर होता है। ठीक है, तो स्वपोषण का मतलब हो गया वे जीव जो खुद पे निर्भर हों अपने भोजन और ऊर्जा के लिए, उनको हम स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण हो जाएगा उसको बोलेंगे पोषण, और स्वपोषी मतलब वो जीव जो निर्भर है। तो मतलब स्वपोषण का मतलब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब स्वपोषण में भी कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन से, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। तो पहला अगर हम प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं तो वे सभी जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में
और इनके पास इतना ध्यान रखिएगा पर्णहरिम होगा ही होगा, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, इनके पास पर्णहरिम होता है। तो वे जीव जो कि पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी स्वपोषित जंतु कह देते हैं या स्वपोषी जीव कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि हरी नीली शैवाल, पेड़ पौधे, ये सब के सब क्या है, प्रकाश संश्लेषी हैं। अब रसायन संश्लेषी की बात कर लेते हैं। तो कुछ जो जीव हैं वो अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, रसायन की उपस्थिति में। जैसे सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सल्फर की उपस्थिति में। अगर हम बात करते हैं और जैसे कि फास्फोरस बैक्टीरिया की तो उसकी उपस्थिति, फास्फोरस की उपस्थिति में। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, खुद का भोजन खुद ही तो बना रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड तो है नहीं, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रसायन संश्लेषी। तो ये जो दो प्रकार हैं ये हो जाएंगे आपके स्वपोषण के एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं, अगर स्वपोषी का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वे जीव जो प्रकाश पर निर्भर होते हैं, यही तो है, होते हैं। और वैसे ही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा, वे जीव जो कि रसायन पर निर्भर होते हैं और अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषी का जितने भी हरे पौधे हैं उन सबको रखिए, हरी नीली शैवाल को भी रखिए। और अगर रसायन संश्लेषी की बात करते हैं तो अगर आप रसायन से रिलेटेड जितने भी ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, फिर जो है कि और भी बताया मैंने फास्फोरस बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, पर खुद से बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये हुई थोड़ी सी बात आपकी किसी स्वपोषण की। अब हम देख लेते हैं विषमपोषी। देखिए विषमपोषी की अगर बात करते हैं हम, तो विषमपोषी में आते हैं, अगर हम ऐसे देखेंगे तो विषमपोषी की जब हम बात करते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी हमेशा दूसरों पर निर्भर होंगे, इनको हम लोग विषमभोजी भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर हैं। विषम मतलब दो, ठीक है, अलग अलग, और पोषण मतलब जब अलग अलग लेवल पे जाके अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इनको हम लोग बोल देते हैं विषमपोषी या विषम पोषण। अब देखिए अगर हम बात करते हैं विषमपोषी की, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है जो, उसको हम लोग बोल देंगे मृतोपजीवी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो परजीवी, और अगर तीसरी बात करते हैं तो परभक्षी की बात करते हैं, परभक्षी की बात करते हैं। अब देखिए मितोपजीवी का मतलब वो होता है कि ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन कैसे, सड़ी गली चीजों को खाकर अपना ये पेट भर रहे हैं और मतलब भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो इन सब को हम लोग बोल देते हैं मितोपजीवी। जैसे एग्जाम्पल में आपके सब के सब जीवाणु आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे, जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उन सबको आप मितोपजीवी में रख सकते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर होके उनके ऊपर उनसे खाना ले लेके अपना पेट भरे और ऊर्जा की प्राप्ति करें। जैसे कि परजीवी में आपकी जो है कि जोक आ जाएंगे और बहुत सारे मतलब जैसे एक एग्जांपल है जोक का। फिर एक आता है सहजीवी, इसको भी जानते रहिए। एक आता है आपका सहजीवी। तो सहजीवी क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब अगर एक उसको खाने को दे रहा है तो दूसरा उसको रहने को देगा, दोनों के दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। मितोपजीवी में क्या होते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सड़ी गली चीजों को खाकर अपना ये भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और परजीवी में क्या होता है, ये पूरी तरह एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे लीच आपका जो होता है ब्लड सक करता है, मतलब चूसता है और उससे अपना पेट भर के जिंदा रहता है जिंदगी भर। जूं हो गए, वो भी परजीवी है। परभक्षी क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे ही खा लेते हैं, जैसे परभक्षी में क्या होता है निगल जाना चीजों को, तो उसमें परभक्षी आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आ जाएंगे आपके चील हो गए और गिद्ध हो गया, ये सारे परभक्षी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं परजीवी की।
क्योंकि इसके बाद बाकी तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो परजीवी है इसमें भी आपके जो हैं कि अगर हम देखें तो 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ जो स्वपोषण मैंने लिखा था, तो स्वपोषण में स्वपोषी जो होते हैं एक और चीज कहा जाता है उनको कहा जाता है उत्पादक, यानी कि जो ऊर्जा को बना रहे हैं। उत्पादक में ऊर्जा उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, मतलब भोजन उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, और बाकी हम आप कोई भी सब उस पर निर्भर है, तो उसको उत्पादक बोलते हैं। और परजीवी या अगर हम बात करते हैं विषम पोषी में, तो इसमें 3 जो हैं लेबल हो जाएंगे। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा जो हो जाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा तृतीय या सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा उत्पादक पर निर्भर होता है। मतलब किस पे निर्भर होगा? उत्पादक। अब उत्पादक कौन है? मैंने बोला जितने भी स्वपोषी होते हैं सब उत्पादक हैं। तो इसमें क्या रख देंगे आप? पेड़ पौधे, क्योंकि भाई वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना भोजन और ऊर्जा अपने आप बना रहा है। तो ये जो है कि प्राथमिक किस पर निर्भर है? उत्पादक पर, यानी पेड़ पौधों पर। अब इनसे ये ऊर्जा लेता है और जो है कि अपना जीवन यापन करता है। तो प्राथमिक मतलब सिर्फ घास फूस खाता होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जंतु होंगे वो सब एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता के। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की। तो द्वितीय उपभोक्ता में वे सभी जंतु जो शाकाहारी को खा के अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अब इसमें कौन आ जाएगा? मांसाहारी। जितने भी मांसाहारी हैं वो सबको रख दीजिए आप। जैसे मांसाहारी में क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, ये सारी चीजें। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल देते रहिए। ये जो हो गया एक द्वितीय उपभोक्ता की बात हो गई, यानी कि ये इस पर निर्भर है। अब अगर हम बात करते हैं तृतीय या सर्वोच्च की, तो तृतीय या सर्वोच्च में हम लोग आते हैं। मतलब वे जंतु जो शाक भी खाते हैं और साथ साथ मांस भी खाते हैं, यानी कि जितने भी सर्वाहारी हैं वो सब के सब कहाँ आ गए? आपके तृतीय उपभोक्ता में। मतलब ये इस पे भी निर्भर होगा और ये इस पे भी निर्भर होगा। तो ये पूरा देख रहे हैं आप, एक विषम पोषी का एक जो है कि लेबल मैंने बता दिया कि कैसे कैसे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा या भोजन को ये ग्रहण करते हैं। अब देखिए बात आ जाती है कि ये तो बात रही ऊर्जा और जो है कि भोजन को ग्रहण करने की। एक इन सब में होता है अपघटक, इसका नाम भी जानते रहिए, अपघटक। अपघटक का काम क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये जब मर जाते हैं, मैंने ये बताया भी था शुरू में जब आपको बताया था मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी को हम अपघटक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सब को खत्म करने का काम कौन करता है? अपघटक। अपघटक का काम होता है कि चीजों को तोड़ देना, मतलब जो चीजें बायोटिक है, मतलब जैविक है, उनको फिर से वापस जो है कि पर्यावरण में यानी पर्यावरण के लायक बना देना, तो इसको अपघटक बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया पोषण, जिसको कि मैंने बहुत ही छोटे फॉर्म में और अच्छे फॉर्म में बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग 10th का 1-2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसको पोषण कहा गया था। और पोषण आता किसके तहत है? तो हम लोग जब जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं, मतलब जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में ये सारे प्रक्रम आते हैं भाई। कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे? क्या क्या? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ा था, पाचन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिसंचरण पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, यानी कि मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन में, तो वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के नेचर से इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, सबसे पहले समझ जाते हैं। ये एक फिगर है पाचन का, जिसको मैंने ड्रॉ किया है।
तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको मुंह दिख रहा है, जिसको हम लोग मुख भी बोलते हैं, और मुख में होता है जिह्वा, इसके अलावा होता है दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें होंगी। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लंबी सी पाइपलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका से खाना जो है कि अंदर पेट में पहुंचता है, यानी अमाशय में पहुंचता है। अमाशय को ही आप स्टमक बोलते हैं, जिसको पेट भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ से अमाशय से होते हुए जो है कि छोटी आंत, ये छोटी आंत 3 पार्ट में बटी होती है, जिसको हम लोग जेजुनम, इलियम और एक ड्यूडेनम, 3 चीजें बोलते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 चीजें इसको बोलते हैं। कौन बटा होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्षुद्रांत। जो दिया है बृहदांत, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बड़ी आंत। और इसको बोल सकते हैं हम लोग छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत आपको समझ में आई। बड़ी आंत जो होती है वो काफी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, लेकिन जंतुओं में बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे सेलुलोज वो ज्यादा खाते हैं। और अगर हम लोग की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम लोग में छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज ज्यादा नहीं खाते हैं। इसके अलावा ये जो पत्ती जैसी आकार की दिख रही है वो अग्नाशय है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, जो कि यकृत के अंदर उपस्थित होता है। ये छोटा सा जो नीचे दिख रहा है इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं, या परिसेशिका भी बोलेंगे, परिसेशिका बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पाचन की। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? पाचन वो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बड़ी चीजें छोटे छोटे पार्ट में टूटती हैं, अर्थात भोजन के जो बड़े कण होते हैं वो छोटे कणों में टूटते हैं, ताकि शरीर उसको अवशोषित कर सके। अवशोषित कहने का मतलब है पाचन योग्य बना सके। पाचन योग्य, सिंपल सी बात बता रहे हैं कि अगर आप एक रोटी खा लेते हैं तो डायरेक्ट रोटी तो नहीं पच सकता, रोटी को भी क्या करना पड़ेगा? टूटना होगा। किसमें किसमें? कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, जितनी भी चीजें होंगी वो अलग अलग टूटेंगी, तो हमारा जो शरीर होगा वो आसानी से उसको पचा सकेगा। तो यही प्रोसेस होता है किसका? पाचन का। पाचन में आता क्या क्या है? अंतःग्रहण आता है, पाचन आता है, अवशोषण आता है, स्वांगीकरण आता है, और लास्ट में आता है मल परित्याग। तो सबसे पहले अंतःग्रहण का प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। अंतःग्रहण में आता है मुख। मुख ये वाला पोर्शन जो है आपका मुख का पोर्शन है। तो मुख में क्या होता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा 1.5 लीटर पूरे दिन भर में आपके मुंह में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर। पीएच, लार का पीएच कितना होता है? तो 6.8। मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग ये चीज पढ़े हैं आप, अगर 7 के नीचे होता है तो अम्लीय होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा 7 के, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्षार। और अगर 7 है तो उसको उदासीन बोल देते हैं। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यानी अगर इसका 6.8 है, 6.8 है, तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी आपका लार जो होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब बात कर लेते हैं दांत की। तो दांत हमारे मुख में अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के दांत मिलते हैं, जिसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं? प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो कि आपके कुतरने में, चीरने फाड़ने में, चबाने में, ये सब में काम आते हैं। अब जो 25% भोजन का पाचन होता है वो आपके मुख में ही हो जाता है, क्योंकि दांतों के नीचे जब खाना पड़ता है तो वो कूचते हैं दांतों से हम, और जब दांतों से कूचते हैं तो क्या उसमें मिक्स होता है? लार। लार की वजह से वो लसलसा हो जाता है, और उसमें कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं। जो एंजाइम्स काम करते हैं तो वो एंजाइम क्या करते हैं? खाने को पचने योग्य बनाते हैं। और 25% जो होता है पाचन आपके मुख में ही कंप्लीट हो जाता है। अब जो वो खाना होता है वो किसके जरिए? ये जो ग्रसनी दिख रहा है, ग्रसनी के जरिए नीचे की तरफ जाता है। ग्रसनी में जो होता है कि ये जो खाना जाता है तो ये जो ग्रसनी होती है फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो ये तो हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन का मतलब ही होता है फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। तो ये खाना जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है ये फैलता है, सिकुड़ता है, तो क्रमाकुंचन गति होती है। अब ये खाना कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज होता है, एक नाम बता रही हूँ ग्रंथि का, आप याद रखिएगा। एक कोशिका होती है ऑक्सीन
ऑक्सीटिक, एक ग्रंथि, एक कोशिका होती है कोशिका जो कि अमाशय यानी कि पेट में क्या उत्पन्न करती है, HCl, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, खाना पूरा अम्लीय हो जाता है। अब ये जो अमाशय है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो HCl निकलता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत ही खारा होता है भाई, तो पेट तो आपका जल जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आपको ये दिख रहा है पेट के अंदर एक म्यूकस की लेयर मिलती है, म्यूकस की एक परत चढ़ी होती है, जो कि म्यूकस की लेयर इसके असर को रोकती है और इस वजह से पेट फटता नहीं है। तो खाना क्या हो जाता है, यहाँ पे अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पे जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन पे पेप्सिन, जो हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन पे पेप्सिन एंजाइम वर्क करेगा और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, यहाँ देखिए प्रोटीन टूट जाएगा पेप्टेनोजेंस पे टूट जाएगा। कौन, प्रोटीन, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन एंजाइम की, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन एंजाइम की। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, रेनिन की, तो रेनिन भी एक एंजाइम है जो कि पेट में क्या करेगा, कैसिनोजेन एक कैसीन जो होती है दूध में प्रेजेंट होता है, तो कैसिनोजेन जो होता है वो केसीन में चेंज हो जाता है, किसकी उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एंजाइम हैं। और एंजाइम काम क्या करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं या चीजों को जोड़ते हैं, यानी कि या तो प्रक्रिया को तेज कर देंगे या तो प्रक्रिया को धीमा कर देंगे, यही इनका काम होता है। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, आपके स्टमक की, यानी कि अमाशय की। अब खाना जो है वो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ देखिए छोटी आंत में जाने लगा। अब छोटी आंत में जब खाना पहुंचता है, यानी कि पक्वास है, जब पक्वासे की, अब देखिए यहाँ पे बात हो गई है, इसकी बात हो गई। अब पक्वाशय की बात आती है, पक्वाशय आपका ये वाला रीजन है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जहाँ से अग्नाशय जुड़ा है, ये पक्वाशय है। ठीक है, तो पक्वाशय में जब खाना पहुंचता है तो पक्वाशय में क्या होता है कि यकृत मतलब क्या, लीवर, यकृत यानी लीवर से एक पित्ताशय जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यकृत से पित्त रस निकलता है, कभी पित्ताशय टिक करके मत आइएगा। तो यकृत से पित्त रस निकलता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है ये कहाँ आता है, पक्वाशय में आता है। अब पक्वाशय में आके क्या करता है कि ट्रिप्स, ये जो खाना आपका पक्वाशय में आया, यहाँ पे क्या होता है, ये अम्लीय से क्षारीय में बदल जाता है। किसकी वजह से, पित्तरस की वजह से, अम्लीय से ये क्षारीय में बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं, वो कौन कौन से, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टिनोजेंस में चेंज होता है, किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिनोजेन में चेंज हो जाता है। अमाइलेज होता है, एमाइलेज भी एक जो है कि एंजाइम है जो कि आपके स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। एक होता है लाइपेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि आपके किस पे काम करेगा, वसा पे, जिसको फैटी एसिड में तोड़ देगा। तो ये कुछ एंजाइम है जो पक्वाशय में काम करते हैं और भोजन को पचने योग्य बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो खाना है पक्वाशय से कहाँ चला गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में स्वांगीकरण का और अवशोषण का प्रोसेस होता है। अब देखिए दो प्रोसेस कौन कौन से, एक जो अवशोषण देख लेते हैं। तो अवशोषण में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे विलाई उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे विलाई कैसे होते हैं, उंगली की संरचना के होते हैं छोटे छोटे। ये क्या काम करते हैं कि भोजन से जो जरूरी चीजें होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। मतलब हो गया जरूरी चीजें क्या, पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होंगे उनको अवशोषित कर लेंगे। और स्वांगीकरण का प्रोसेस क्या है, जो खाना का मिक्स होना। ये देखिए स्वांगीकरण का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है, भोजन जो होता है आमाशय में ही कायम का रूप ले लेता है। और ये भोजन जब कायम का रूप ले लेता है तो आगे जाता है स्वांगीकरण का प्रोसेस, मतलब स्वांगीकरण का जो क्रिया है वो
शुरू हो जाती है, जिसमें कि अवशोषण भी आता है। और अवशोषण में होता क्या है कि इसमें जो छोटे छोटे उंगली की सदृश जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, किसमें, छोटी आंत में, वो इनसे जरूरी चीजों को अवशोषित कर लेती हैं। जरूरी चीजें क्या हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, पोषक तत्व हो सकते हैं, उन सारी चीजों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो भोज्य पदार्थ बचते हैं उनको कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत में भेज देता है। अब बड़ी आंत में ज्यादा प्रोसेस नहीं होता, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है कि ये जो भोजन, बचे हुए भोजन है, उसमें जल की जो मात्रा होती है, वो जल की मात्रा बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और जो बचा कुचा मल होता है, वो मल मलाशय में एकत्र हो जाता है और बाद में वो मलाशय द्वारा मलद्वार में भेजा जाता है, मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी बात आपके पाचन की। अब बात कर लेते हैं ये परिसेचिका जो दिख रहा है, यानी कि अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है अब हमारे शरीर में अवशेषीय अंग का काम करता है। ये अवशेषीय अंग क्या होते हैं, इसको भी जान जाते हैं। अवशेषीय अंग वो अंग होते हैं जो कि अब हमारे यूज में नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा घास फूस खाते थे, बहुत ज़्यादा सेलुलोजिक प्रोडक्ट खाते थे, इस वजह से उनकी जो अपेंडिक्स थी वो हमेशा काम करती थी। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो होते हैं बहुत इवोल्यूशन हो गया हम लोग में जो है कि धीरे धीरे विकास होता गया और हम लोग की चीज़ें जो होंगी कम यूज होने लगी। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, अवशेषी हो गया, मतलब छोटे, और अब एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म भी हो जाएगा। तो अवशेषीय अंग जो होते हैं वो नाम मात्र बचे होते हैं, मतलब वो खत्म हो चुके रहते हैं। हाँ, तो आगे देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाचन समझा था, पाचन कहते किसको है, और मैंने कहा था कि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्जाम के नेचर से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है जिसको बहुत ही कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, दंत क्षरण क्या होता है। ठीक है, वर्ड बड़ा अजीब सा है, दंत क्षरण। तो दंत क्षरण का मतलब या दंत क्षय का मतलब होता है जो दांतों पे चढ़ने लगती है। जैसे कि देखिए, दांतों के ऊपर जो कैविटी लगने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं दंत क्षरण। ये क्या होता है, ज्यादातर मीठा खाने से होता है। धीरे धीरे वो जो होता है कि आपके दांतों पे एक परत चढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे दांतों को खराब कर देती है। क्षरण का मतलब होता है खत्म होना। तो दांतों की जो लेयर है वो खत्म होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत क्षरण। इसका जो है इलाज क्या है, डॉक्टर से मिलते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो इन पे जो है कि डेंटिन की एक परत जो होती है उसको सही करते हैं और दांत आपके धीरे धीरे सही होने लगते हैं। मेन इसका जो वर्क है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दांतों पर कैविटी चढ़ना। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे कभी कभी हमारे सामने प्रश्न होते हैं पर हम लोग को समझ में नहीं आते कि आंसर कैसे देने हैं, जिसमें कि जैसे क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अम्ल की क्या भूमिका है। मैंने बताया था ना कि आप जो है अगर पढ़े होंगे पीछे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और देखेंगे क्या कि उसमें मैंने बताया था कि आमाशय में एक कोशिका होती है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी कोशिका। तो वो कोशिका क्या करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, जो कि वहां पे कैसा एक अम्लीय वातावरण बना देता है, एक भूमिका बना देता है, जिसकी वजह से जो आमाशय होता है उसमें अम्ल बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से अम्लीय वातावरण बन जाता है। तो अम्ल का ये भूमिका होता है कि वो खाने को जल्दी पचाता है। जो चीजें होंगी जल्दी जल्दी टूटेंगी और जल्दी जल्दी टूटेंगी तो पचने योग्य बनेंगी। और इसकी वजह से ये जो अम्ल है, अम्ल की वजह से ही जितने भी आपको एंजाइम बताया था मैंने, कौन कौन सा एंजाइम, जब याद करेंगे तो एक एंजाइम बताया था, रेनिन बताया था, जो कि कैसिनोजेन को कैसिन में चेंज कर रहा था। दूसरा बताया था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर रहा था, यानी बदल रहा था। तो ये जो अम्ल है, अम्ल की वजह से वो जो आपके एंजाइम है वो जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, अभी मैंने बताया पेप्सिन है, रेनिन है और भी बहुत सारे एमाइलेज है, ये सब के सब एंजाइम ही तो हैं। और ये क्या काम करते हैं,
एक चीज को दूसरे में बदलते हैं। मतलब अगर एमाइलेज की बात करते थे तो स्टार्च को क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रेनिन की तो ये क्या कर रहा है, कैसिनोजेन को कैसीन में चेंज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पेप्सिन की तो जो है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में ये चेंज कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम कर रहा है पाचक एंजाइम। नेक्स्ट है दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के 4 प्रकार मैंने बताए थे। कौन कौन सा, अग्रचवर्णक, चवर्णक, रदनक, कृंतक, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये 4 पार्ट होते हैं दांत के। और इंग्लिश में अगर चाहे बोलना तो बोल सकते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो ये दांत के प्रकार हो गए। अब एक और आती है बात की जो है कि यहाँ पे मुख में कितने प्रतिशत डाइजेशन यानी कि पाचन हो चुका होता है, तो आप आंसर देंगे 25% डाइजेशन हो चुका होता है। पाचन किसे कहते हैं, तो भोज्य पदार्थों का पचने योग्य बनना ही पाचन कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जिनके किसके बारे में, पाचन के बारे में। और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे हम लोग तो किसके बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स के लिए शुभम क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाइए। शुभम क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड करता रहेगा।